हेलो एवरीवन। तो आज जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज माइक्रो का चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रोडक्शन चैप्टर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम फटाफट इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी और आपको याद करने का तरीका भी पता चल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्शन चैप्टर का। ठीक है। तो सर ये है हमारी नोट्स जो हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7 का प्रोडक्शन चैप्टर का। ठीक है। तो इस चैप्टर में दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर, इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो भाई प्रोडक्शन क्या है, तो बेसिकली ये एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है सर, इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट और आउटपुट के बीच में ये रिलेशनशिप है, जहां इनपुट में क्या लगता है सर, इनपुट में लगते हैं हमारे फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स है, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। एक है लेबर और दूसरा क्या है, कैपिटल। और उससे जो भी आउटपुट आता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक बिस्किट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए और कितने लेबर चाहिए, अगर मैं वो आइडेंटिफाई कर लूं तो वो एक बिस्किट का क्या बन जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, तो सर इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर प्लस कैपिटल। क्या चीज क्लियर हुआ, राइट। नाउ यहां तक क्लियर है कि सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब जैसे मैंने कहा कि सर प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसका रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है, राइट। तो अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सर इनपुट्स में कौन से फैक्टर्स हैं जो चाहिए होता है। देखो इनपुट में क्या क्या चाहिए होता है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, मशीन्स चाहिए होती है और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अब इन सभी इनपुट्स को मैं बोलता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सभी जो भी मैंने इनपुट्स की बात की इधर, इन सभी इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर इन फैक्टर्स की वजह से ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये फैक्टर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ये फैक्टर्स को या तो मैं कहूंगा एक फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि जो भी फैक्टर्स आपके आउटपुट को कंट्रीब्यूट करेंगे उसको डिवाइड करना है दो में, एक है फिक्स्ड फैक्टर और एक है वेरिएबल फैक्टर। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, चलिए उसको समझते हैं। देखिए सर, फिक्स फैक्टर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि सर आउटपुट के चेंजेस के हिसाब से फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया और टेक्सटाइल के बिजनेस में आपको क्या चाहिए होता है, मशीन चाहिए होती है। अब लेट्स से इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 10,000 केजी का आउटपुट बना सकती है। कितना आउटपुट बना सकती है, 10,000 केजी का। अब अगर आपने 1,000 केजी बनाया तो भी कितनी मशीन चाहिए होगी, एक। 2,000 केजी बनाया तो भी कितनी मशीन चाहिए होगी, एक। 4,000 केजी बनाया तो भी कितनी मशीन चाहिए होगी, एक। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फिक्स फैक्टर सेम है, आउटपुट कितना भी चेंज हो फिक्स फैक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, राइट। तो मेरे एग्जांपल में जो मशीन है वो मेरा क्या बन जाता है, फिक्स्ड फैक्टर। क्या ये चीज क्लियर, राइट, कि सर जिसका एप्लीकेशन चेंज नहीं होता। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, सर इसका एप्लीकेशन वेरी करता है विद चेंज इन आउटपुट। ऑब्वियसली सर अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आउटपुट के हिसाब से डिपेंड करते हैं तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लेबर। अब एक लेबर 100 केजी आउटपुट बना सकता है। तो अगर मुझे 1,000 केजी बनाना है तो मुझे कितने लेबर चाहिए होंगे, 10 लेबर चाहिए होंगे। अगर 2,000 केजी बनाना है तो कितने लेबर चाहिए होंगे, 20 लेबर चाहिए होंगे। अगर 3,000 केजी बनाने हो तो 30 लेबर चाहिए होंगे। देखो आउटपुट जैसी चेंज हो रहा है लेबर भी चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर पहले में 10 लेबर, दूसरे में 20 लेबर, जिसमें 30 लेबर, मतलब आउटपुट के हिसाब से लेबर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सा फैक्टर हुआ, वेरिएबल फैक्टर। तो हर बिजनेस में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होता है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता और वेरिएबल फैक्टर वो होता है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है, राइट। आई अज्यूम यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस वेरिएबल फैक्टर्स और एक फिक्स फैक्टर को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफाइन करना है। चलिए, अब बिजनेस में दो टाइप के रन होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा पढ़ा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर बिजनेस में दो टाइप के रन होते हैं, एक होता है तुम्हारा शॉर्ट रन और दूसरा होता है तुम्हारा लॉन्ग रन। अब क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, मैं वो समझाता हूँ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि देखो, लेट्स से कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लेट्स से यहाँ एक रोड है और रोड पे बारात जा रही है, ठीक है, और यहाँ मेरी एक दुकान है। इस दुकान में मैं क्या बेचता हूँ? ठंडा कोक, ठीक है। तो चिल्ड कोक मैं बेचता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से बारात जा रही है। अब मेरी बात सुनो, ये ठंडा कोक क्या हुआ? मेरा आउटपुट हुआ। सर ये जो ठंडा कोक है ये मेरा क्या है? आउटपुट है। अब इस आउटपुट के लिए मुझे क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होंगे? तो सर मेरे को इस ठंडा कोक बेचने के लिए दो फैक्टर्स चाहिए। पहला फैक्टर जो मुझे चाहिए वो है फ्रिज। सर इस फ्रिज में मैं क्या करूंगा? इस कोक को चिल करूंगा। और दूसरा है गरम कोक। तो दो मेरे फैक्टर्स है, एक है फ्रिज और एक है गरम कोक, क्योंकि फिर गरम कोक को मैं फ्रिज में डालूंगा तो ही जाके मेरा ठंडा कोक बनेगा और वो मैं बेचूंगा। तो मेरा आउटपुट के लिए मुझे गरम कोक और मेरा एक फ्रिज चाहिए। अब मेरे लिए तुम बताओ फ्रिज क्या हो गया? फिक्स फैक्टर, क्योंकि सर ये और ये गरम कोक क्या हो गया? वेरिएबल फैक्टर। क्यों सर? क्योंकि जितना ठंडा कोक बेचोगे उतना गर्म कोक चाहिए और फ्रिज तो एक ही रहेगा। लेट्स से इस फ्रिज की जो कैपेसिटी है वो 50 कोक ही बना सकती है, 50 कोक ही दिन में चिल्ड कर सकती है, अज्यूम करो। क्या चीज क्लियर? तो अप टू 50 ठंडा कोक के लिए फ्रिज कितना चाहिए होगा? एक। अब अपने को इसके हिसाब से बिजनेस का शॉर्ट रन और बिजनेस का लॉन्ग रन समझना है। क्या चीज क्लियर? अब यहां अगर बारात जा रही है, कहां जा रही है बारात? यहां से अगर बारात जा रही है, एक सेकेंड, यहां से बारात जा रही है और उन्होंने मांगा ठंडा कोक। तो अगर ये लोग 40 ठंडा कोक मांगे तो क्या प्रोडक्शन फंक्शन होगा? 40 गरम कोक और एक फ्रिज। अगर 30 मांगे तो 30 गरम कोक और एक फ्रिज। और 50 मांगे तो क्या हो जाएगा? 50 गरम कोक और एक फ्रिज। पर जैसे ही 50 से ज्यादा मांगेंगे हम दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्या हमारे पास गरम कोक नहीं है? हमारे पास गरम कोक तो है, पर हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है उसकी कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इससे ज्यादा कोक सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना है। हम इस बिजनेस में इसको कहते हैं शॉर्ट रन। क्यों शॉर्ट रन? में समझाता हूं। ठीक है चलो, हम 50 कोक ही बना सकते हैं। बट उसने कहा कोई बात नहीं सर, आप अभी हमें दे दीजिए, पर मैं आपको 2 दिन का टाइम देता हूं। 2 दिन बाद हमारा एक फंक्शन है और उस फंक्शन में हमें आप चाहते हैं कि हम आप हमारा ठंडा कोक भी सप्लाई करो। तो अब सोच के बताओ, अगर वो कहता है कि 2 दिन में आपको 100 कोक बेचने, क्या आप बेच पाओगे? वो सोचेगा हाँ यार, गर्म कोक तो है और फ्रिज तो मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा। देखो उस वक्त अरेंज करना मुश्किल है, पर 2 दिन में तो अरेंज हो सकता है। तो वो बोलेगा हाँ सर मैं सप्लाई कर दूंगा, मैं 100 गर्म कोक लगाऊंगा और 2 क्या लगाऊंगा? फ्रिज। अगर उसको 200 उसने ऑर्डर दिया तो क्या हो जाएगा? 200 गर्म कोक और 4 फ्रिज। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि सर आपका बिजनेस का लॉन्ग रन वो रन होता है जहां सभी फैक्टर चेंज हो सकते हैं, और शॉर्ट रन उतना शॉर्ट है कि खाली एक फैक्टर चेंज हो सकता है और एक फैक्टर हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे एग्जांपल में उस वक्त जब मैं एक ही फ्रिज था और मैं ज्यादा फ्रिज अरेंज नहीं कर सकता था, वो मेरे बिजनेस का शॉर्ट रन हुआ। और लॉन्ग रन उतना रन है कि जहां आप अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो, राइट? तो हर बिजनेस का भी अपना अलग अलग है। अगर आपके बिजनेस में आप अपने फिक्स फैक्टर को जितने टाइम में चेंज कर सकते हो वो टाइम आपका लॉन्ग रन हुआ, और जितने टाइम में आप चेंज नहीं कर सकते वो आपका क्या हुआ? शॉर्ट रन। आई अज्यूम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि सर इस एग्जांपल में जो ठंडा कोक है उसको मैं अप टू 50 ही सप्लाई कर सकता हूं। तो अप टू 50 जो मैं सप्लाई कर सकता हूं ये मेरे बिजनेस का शॉर्ट रन है, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि एक ही फ्रिज है। पर जैसे ही 2 दिन बाद वो मुझे ऑर्डर देता है मैं फ्रिज अरेंज कर सकता हूं, तो इसका मतलब वो मेरे बिजनेस का क्या बन गया? लॉन्ग रन। चलिए अब इसके हम डिफरेंस को समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट रन एंड अ लॉन्ग रन। चलो, सबसे पहला कहा उन्होंने कि सर शॉर्ट रन जो है वो है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और जो लॉन्ग रन है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब देखो सर, ये मेरे एग्जांपल है,
ये मेरे एग्जांपल में ये मेरा शॉर्ट रन है, क्योंकि सर शॉर्ट रन में मैं फिक्स फैक्टर जो फ्रिज है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अब इसका रेशियो देखो क्या है। पहला रेशियो कितना आया 40 आउटपुट बनाने के लिए 40:1, दूसरे का रेशियो क्या आया 30:1, और तीसरे का रेशियो क्या आया 50:1। इसका मतलब क्या रेशियो चेंज हो रहा है? हाँ सर रेशियो चेंज हो रहा है, हर आउटपुट के हिसाब से रेशियो चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कि दोनों का जो प्रोपोर्शन है, जो वेरिएबल फैक्टर और जो फिक्स फैक्टर का जिस प्रोपोर्शन में हम यूज करने वाले हैं वो चेंज हो रहा है। पहले में 40:1 है, दूसरे में 30:1 है, तीसरे में 50:1 है। पर अगर मैं यही चीज लॉन्ग रन की बात करूं, तो लॉन्ग रन में देखो पहला कितना चाहिए 100 और 2, दूसरे में कितना चाहिए 200 और 4, 300 हो तो कितना चाहिए 300 गरम कोक और 6 फ्रिज, 400 हो तो कैसे निकालूंगा 400 गरम कोक और 8 फ्रिज, क्योंकि सर एक फ्रिज 50 बना सकता है। तो अब इसका रेशियो क्या आया 50:1, 50:1, 50:1 और 50:1। इसका मतलब क्या हुआ कि सर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। जहां ऊपर चेंज हो रहा था रेशियो, यहाँ रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर लॉन्ग रन में प्रोपोर्शन कैसा होता है कांस्टेंट, 50:1 का ही रेशियो चलेगा, बट शॉर्ट रन में रेशियो चेंज होता है, पहले 40:1, फिर 30:1 और फिर 50:1। आई अज्यूम पहला डिफरेंस क्लियर है कि सर शॉर्ट रन में आपका प्रोपोर्शन कैसा होता है वेरिएबल, और लॉन्ग रन में आपका प्रोपोर्शन कैसा होता है कांस्टेंट। अब हम आते हैं कि सर दूसरा डिफरेंस है रिगार्डिंग स्केल ऑफ आउटपुट। जो दूसरा डिफरेंस है वो रिगार्डिंग स्केल ऑफ आउटपुट। मुझे ये बताओ शॉर्ट रन में जो मेरे दुकान में था उस वक्त जो बारात आई थी, उस वक्त मैं मैक्स टू मैक्स आउटपुट कितना बना सकता हूँ 50 ही बना सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरा फिक्स फैक्टर मैं चेंज नहीं कर सकता, और क्योंकि मैं फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकता, खाली मैं मैक्स टू मैक्स कितना बना सकता हूँ 50, 50 ही बना सकता हूँ। इसका मतलब शॉर्ट रन में मेरा स्केल ऑफ आउटपुट हमेशा क्या रहेगा सेम। मेरा मैक्सिमम स्केल मतलब मैं कितना मैक्सिमम बना सकता हूँ 50। क्या चीज क्लियर हुआ? बट अब लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग रन में मैं जितना चाहे आउटपुट बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर मेरे सभी फैक्टर्स अब क्या बन चुके हैं वेरिएबल। इवन मेरा फ्रिज भी वेरिएबल बन चुका है। तुम जितना डिमांड करोगे, तुम जितना ऑर्डर दोगे, उतने मैं फ्रिज अरेंज कर सकता हूं। तो इवन बोथ द फैक्टर्स हैज बिकम व्हाट वेरिएबल। तो यहां हमारा स्केल ऑफ आउटपुट जो है आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ आप स्केल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्यों? आप जितना ऑर्डर बोलोगे उतना मैं अरेंज कर लूंगा। आप 50 बोलोगे मैं 50, मैं 100 बोलोगे मैं 100 अरेंज कर लूंगा, मैं 300 बोलोगे मैं 300 अरेंज कर लूंगा। इसका मतलब सर शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट होता है, और लॉन्ग रन में स्केल ऑफ आउटपुट क्या रहता है चेंज होता है, क्योंकि दोनों फैक्टर चेंज कर सकते हैं और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा जो डिफरेंस है कि सर शॉर्ट रन में हम उसको मेजर कैसे करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर, और लॉन्ग रन में हम इसको कैसे मेजर करेंगे रिटर्न्स टू स्केल। क्या चीज क्लियर? कि सर शॉर्ट रन में अगर हम किसी को भी मेजर करेंगे तो खाली एक ही फैक्टर से मेजर करेंगे, और वो फैक्टर कौन सा है हमारा रॉ मटेरियल, दैट इज वेरिएबल फैक्टर, दैट इज गर्म को। क्यों? क्योंकि सर फ्रिज तो कांस्टेंट है, तो उसको उसके थ्रू मेजर करना या उसके थ्रू आउटपुट को मेजर करना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फ्रिज तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो हम शॉर्ट रन में हमेशा रिटर्न को किससे मेजर करेंगे खाली एक ही फैक्टर से, और वो फैक्टर कौन सा है वेरिएबल फैक्टर। राइट? क्यों? क्योंकि सर शॉर्ट रन में आउटपुट जो है वो बढ़ेगा तो खाली किसकी वजह से बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर की वजह से ही तो बढ़ेगा। लॉन्ग रन में क्या होता है दोनों फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है। तो इसका मतलब उसको हम कैसे मेजर करते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर मुझे जानना हो कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, तो सर यहां मैंने लिख दिया शॉर्ट रन का डिफरेंस, और यहां मैंने लिख दिया लॉन्ग रन का डिफरेंस। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है सर कि सर शॉर्ट रन जो है वो रिटर्न्स टू फैक्टर है, और लॉन्ग रन जो है वो रिटर्न्स टू स्केल है। दूसरा हमने जो पढ़ा था डिफरेंस वो ये था कि सर शॉर्ट रन जो है वो वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है, और सर ये कैसा होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। तो इट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। राइट? और तीसरा अगर डिफरेंस जानना हो तो सर इसको हम लिख सकते हैं कि सर यहां जो हमारा स्केल ऑफ आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और यहां हमारा स्केल ऑफ आउटपुट जो है
वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों फैक्टर यहाँ चेंज होते हैं, यहाँ फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता। तो आई एज्यूम तुम्हें ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि सर व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, सर व्हाट आर द टू फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, एंड व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो रन होता है जिसके अंदर खाली वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है और फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता, और लॉन्ग रन वो रन होता है जहां फिक्स फैक्टर भी क्या बन जाता है तुम्हारा, वेरिएबल फैक्टर, राइट। तो फिर लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होते हैं और शॉर्ट रन में दो फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अब यहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि अब हम सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ेंगे, हम लॉन्ग रन नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट रन है, इसका मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर रहते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा क्या है, फिक्स्ड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड बिलीव मी कि एग्जाम में एक बार तो आपको इसका कंटेंट लिखना ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, तो अच्छे से ध्यान देना। क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? देखिए सर, ये लॉ क्या कहता है कि सर हमने दो फैक्टर्स पढ़े, एक फैक्टर पढ़ा वेरिएबल और दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा, फिक्स फैक्टर। ठीक है, अब सर मैं इसको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। लेट्स से मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर मेरे पास एक फिक्स फैक्टर होगा और मेरे लिए वो फिक्स फैक्टर है मेरी मशीन। और एक हो गए मेरे वेरिएबल फैक्टर, और मैंने इसमें वेरिएबल फैक्टर को लिया मेरा लेबर। ठीक है, अब इस मशीन का काम है कि ये चार काम एक साथ कर सकता है। क्या मशीन का चार काम एक साथ कर सकता है? तो जो कपड़ा आता है उसको वॉशिंग कर सकता है, सेकेंड उस वॉशिंग के बाद उसके ऊपर कलर लगा सकता है, उसके बाद वो मशीन जो है उसकी कटिंग कर सकता है, और चौथा उसके बाद उसकी स्टिचिंग कर सकता है। ठीक है, तो सर मैंने अभी तक अज्यूम किया मेरा बिजनेस टेक्सटाइल का है, मेरे दो फैक्टर है, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। मेरा जो फिक्स फैक्टर है वो है मशीन और मेरा वेरिएबल फैक्टर है मेरा लेबर, और चार काम वो कर सकता है, एक वॉशिंग कर सकता है, कलर कर सकता है, क्लोथिंग कर सकता है और स्टिचिंग कर सकता है। चलिए अब इस लॉ में क्या हमें समझना है, हम ये समझते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, हम इस लॉ के अंदर पहले एग्जांपल समझते हैं। अब लेट्स से जो भी मुझे आउटपुट बनाना है, एक सेकेंड, मैं यहां पहले एक ऐड कर लेता हूं मेरा लेबर, और यहां मैं ऐड कर लेता हूं मेरा आउटपुट, जिसको मैं बोलता हूं टोटल आउटपुट, या मैं बोल सकता हूं टोटल क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो पहला लेबर आया, मैंने पहले अभी तक एक ही लेबर रखा। अब वो लेबर क्या करेगा, पहले कपड़े का वॉशिंग करेगा, वो पहले कपड़े का क्या करेगा, वॉशिंग करेगा, फिर उस कपड़े पे कलर करेगा, फिर उस कपड़े पे कटिंग करेगा, और फिर उस कपड़े को स्टिच करेगा। तो चार प्रोसेस उसको उस मशीन पे करना है। और लेट्स से पूरे महीने में वो एक लेबर ने कितना कपड़े बनाए, तो टोटल 5 कपड़े बनाए। कितने कपड़े, 5। तो ये इतना सारा काम करके उसने टोटल कितने कपड़े बनाए, 5। अब मैंने क्या किया, दूसरा लेबर रखा। अब वो दूसरा लेबर ने मिलके, वो दो लेबर ने मिलके तुम्हारे हिसाब से कितना आउटपुट बनाना चाहिए, अज्यूम करो दोनों इक्वली एफिशिएंट है, ये हमारा अजम्पशन है कि ये दोनों इक्वली एफिशिएंट है। तो तुम्हारे हिसाब से तो वो 10 बनने चाहिए, क्योंकि सर एक अगर 5 बनाता है तो दो मिलके 10 बनाएंगे, पर मैं कहता हूं कि दो मिलके 11 बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 11। अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों आपको लगा कि एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि 10 ही बनने चाहिए, 5 इंटू 2 10। एक इसलिए एक्स्ट्रा बनेगा बिकॉज ऑफ जो मैंने यहां लिखा, थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जी हाँ सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी एक काम बार बार करते हैं,
तो उस काम में हमारा लर्निंग कर्व बढ़ता है, उस काम में हम और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं, और जब उस काम में हम और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उसको इक्वली एफिशिएंट वे से करते हैं। जब पहली बार हमने गाड़ी चलाई होगी या एक्टिवा चलाया होगा तो उतने एफर्ट जितने लगते हैं अब उतने नहीं लगते, क्योंकि हम बार बार अगर वो काम करते हैं तो उस काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो वही हुआ इधर कि सर पहला लेबर ने 5 आउटपुट बनाए, 2 मिलके 11, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बन गया। क्यों एक एक्स्ट्रा बन गया? क्योंकि पहला लेबर खाली वॉशिंग और स्टिचिंग करता था और दूसरा लेबर खाली कलर और कटिंग करता था, जिसका मतलब पहला इंसान जो सिर्फ चारों काम करता था अब वो काम दो दो काम में बढ़ गया, और वो उस काम में स्पेशलाइजेशन आया। कैसे स्पेशलाइजेशन आया? क्योंकि पहले 4 काम करता था अब सिर्फ 2 काम कर रहा है, और अगर सिर्फ मैं 2 काम करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस काम में मेरा क्या बढ़ेगा? स्पेशलाइजेशन। तो अब सर ये क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सर टोटल प्रोडक्शन तो मुझे पता ही चल गया कि कितना लेबर ने कितना टोटल आउटपुट बनाया। मार्जिनल मतलब हर एक लेबर कितना एक्स्ट्रा आउटपुट बना रहा है। जैसे पहले लेबर ने 5 बनाया, दूसरे लेबर आने की वजह से एडिशनल कितना बना? तो एडिशनल कितना बना? 6। सर कैसे निकाला? 6 11 माइनस 5, राइट? सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? कि कितना एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है जब एक और वेरिएबल फैक्टर या एक और लेबर को मैं ऐड करता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे लेबर में अभी भी क्या स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन है? तो आंसर इज यस, क्योंकि 4 काम है तो 4 काम में 2 जन एक एक काम करेंगे और एक इंसान है जो 2 काम करेगा। लेट्स से पर्सन 1 खाली वॉशिंग करेगा, पर्सन 2 खाली कलर करेगा, और जो पर्सन 3 है वो स्टिचिंग और कटिंग करेगा। तो इसका मतलब अभी भी स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से अब कितने बनेंगे? 18, और एडिशनल उसके आने की वजह से कितना बना? 7, क्योंकि पहले 11 बन रहा था अब 3 आने की वजह से 18, क्योंकि सर स्पेशलाइजेशन का स्कोप है। अब चौथा आया, तो चौथा ने सब मिला के कितना बना दिया? 26। तो चौथे ने 26 बनाया, तो इसका मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो गया? 8। हाँ, एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो गया? 8। इसका मतलब क्या हुआ कि सर चौथा लेबर में अभी भी स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन था? जी हाँ था। कैसे था? क्योंकि वो 4 अलग अलग काम कर रहा है, एक वॉशिंग कर रहा है, कलर कर रहा है, कटिंग कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है। तो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन जब तक है तब तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और तब तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आउटपुट तो बढ़ने वाला है, पर किस रेट से बढ़ने वाला है? इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट मतलब सर एक ऐसा स्टेज जहां आप जितना लेबर डालोगे टोटल आउटपुट बहुत ही इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। देखो पहले 5 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 7 से बढ़ा, और फिर 8 से बढ़ा। क्या चीज क्लियर? राइट? तो यहां इस स्टेज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कि हम जितना लेबर को मशीन के साथ या फिक्स फैक्टर के साथ ऐड करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और एमपी हमारा बढ़ता जाएगा। फिर देखो ये हमारा स्टेज को एक आइडियल रेशियो बोल देते हैं कि सर यहाँ के बाद अब मेरे बिजनेस में स्पेशलाइजेशन का स्कोप खत्म हो गया, क्योंकि उस काम में सिर्फ 4 जन काम कर सकते थे। तो जब 5वां आएगा अब स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं रहा, पर वो कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा, वो कुछ तो आउटपुट बनाएगा, वो कुछ तो मदद करेगा। तो उसके आने की वजह से लेट्स से टोटल आउटपुट 32 हो गया। मतलब उसके आने की वजह से एडिशनल आउटपुट कितना हुआ? खाली 6। एडिशनल आउटपुट खाली कितना हुआ? 6। क्यों 6 हुआ? क्योंकि सर अब स्पेशलाइजेशन का स्कोप खत्म हो गया, मेरा बिजनेस एक आइडियल रेशियो पे पहुंच चुका है। उसके बाद अब प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि 6 आने से आउटपुट जो है वो और कम हो जाए। कितना हो जाए? कि 34। मतलब उसके आने से सिर्फ आउटपुट कितना हो गया? 2। क्यों? क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का स्कोप नहीं है। क्या चीज क्लियर हुआ? अब लेट्स से 7th लेबर को कोई काम ही नहीं था, 6 लेबर ही चाहिए थे उस आउटपुट बनाने के लिए, 7वें लेबर की कोई जरूरत ही नहीं थी उस मशीन में काम करने के लिए। तो अब आउटपुट कितना हो गया? 0, क्योंकि अब उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसके वजह से कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। राइट? तो इस स्टेज को हम बोलते हैं, यहां तक जो स्टेज था उस स्टेज को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कि सर अब रिटर्न तो आ रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से नहीं आ रहा। किस रेट से आ रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न से। और एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब उसके आने से फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कैसे ऐसा होता है? जब आप एक जगह पे ज्यादा लोगों को काम कराओगे, उतनी जरूरत नहीं है, तो लोग आलसपना करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार वो काम कर लेगा मैं क्यों करूं, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट 34 की बदली 32 हो गया। मतलब उसके आने से प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? नेगेटिव।
राइट तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो गाइस 3 स्टेज पढ़े हमने। इंक्रीजिंग रिटर्न कि जब तक बिजनेस आइडियल रेशियो नहीं पहुंच जाता, जितना वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे, रिटर्न जो है वो क्या रेट पे होगा, इंक्रीजिंग रेट से। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा दैट इज आफ्टर आइडियल रेशियो कि आपका रिटर्न कैसा होने वाला है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब क्या कि रिटर्न अब होने वाला तो है, आउटपुट तो आएगा, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आउटपुट नेगेटिव आएगा, पर रेट क्या है, कम होता जा रहा है। देखो पहले 5 6 7 8 था, अब 8 से वापस कितना हो गया, 6, 6 से कितना हो गया, 2। फिर एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही नेगेटिव। क्या चीज क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग नोट्स में पढ़ते हैं। तो नोट्स में मैंने क्या लिखा, देखिए नोट्स में मैंने ये लिखा, एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर। तो जब जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ जब कंबाइन करते हैं, तो इनिशियली आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है। देखिए यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था मेरे एग्जांपल में, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, ये देखिए 5 फिर 6 फिर 7 और 8। तो इनिशियली एमपी राइज होगा जब तक वो कहां नहीं पहुंच जाता, उसका आइडियल रेशियो पे। जब तक वो अपने आइडियल रेशियो पे नहीं पहुंच जाता, आपका एमपी जो है वो इंक्रीज होगा। फिर एक सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि एमपी जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। देखो यहाँ इस स्टेज पे देखो एमपी जो है वो मेरा क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया, 8 से 6, 6 से 2। एक ऐसा भी स्टेज आ सकता है कि आपका प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं हो, जीरो हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए यहाँ जीरो और फिर नेगेटिव। क्या चीज क्लियर हुआ? तो इस लॉ को बहुत अच्छे से समझना है। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करेंगे, इनिशियली एमपी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा दैट इज आफ्टर आइडियल रेशियो कि एमपी तो बढ़ेगा बट क्या रेट से, डिक्लाइन हो जाएगा। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जब एमपी जीरो हो जाएगा और फिर एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या ये चीज क्लियर? अच्छा सर एमपी होता क्या है, उसका डेफिनेशन मुझे बता दो। तो चलो मैं एमपी का डेफिनेशन भी बता देता हूं। एमपी का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। मतलब सर पहले अगर टीपी 10 था, राइट, जब एक लेबल आया और दूसरे लेबल आने से टीपी हो गया 17, तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, कितना चेंज है, 7। जब एक और वेरिएबल फैक्टर को आप यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एमपी। सो व्हाट इज एमपी, द चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी इज कॉल्ड एमपी। एमपी का मतलब क्या है, चेंज इन टीपी, जब एक और वेरिएबल फैक्टर को हम बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे मैंने लेबर को यूज किया। क्या चीज क्लियर? राइट। और टीपी क्या होता है सर, सम टोटल ऑफ एमपी, राइट। या हम बोल सकते हैं कि टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया है जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज किया है। क्या चीज क्लियर? तो सर हमने एमपीटीपी समझ लिया, राइट, और हमने ये समझ लिया व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन ये है सर कि सर इसकी हमें रिलेशनशिप को थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में बताओ। तो देखो ये मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया। ये जो डायग्राम है वो है टीपी का और ये जो डायग्राम है वो किसका है, एमपी का। चलिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेज क्या था, याद है? इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। तो सर पहला स्टेज क्या था, पहला स्टेज था इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कि सर जितना, यहां देखो एक सेकेंड थोड़ा सा जूम हटा देता हूं ताकि और क्लैरिटी आए। और ओके, और मैंने कहा देखो यहां आता है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स के लेबर, 1 2 3 लेबर, और यहाँ एमपी है। सर याद है पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, आपका एमपी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या बोलते हैं आइडियल रेशियो। क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब एमपी क्या होने वाला है, एमपी क्या होने वाला है मुझे बताइए। इस पॉइंट के बाद एमपी होने वाला है डिक्लाइन। तो मैंने यहां क्या क्या कर दिया, डिक्लाइन, राइट। इस पॉइंट के बाद एमपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन, राइट। अब एक और स्टेज आया, इसको हम कौन सा स्टेज बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, राइट। एक और स्टेज भी आएगा जब एमपी क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो ये है वो एमपी जो है, एक मिनट में इसका कलर चेंज करके ब्लैक ले लेता हूँ। तो ये जो स्टेज है जहां एमपी नेगेटिव हो रहा है वो इस तरह से। तो सर इसको अगर आप वापस बनाओ तो ये एमपी का इंक्रीज फिर डिक्रीज और फिर नेगेटिव।
क्या ये क्लियर हुआ? तो सर पहला स्टेज इंक्रीजिंग में जब एमपी इंक्रीज होगा, फिर डिमिनिशिंग में एमपी डिक्रीज होगा, और फिर एमपी जीरो पहुंचेगा, और फिर एमपी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए टीपी को समझते हैं। तो सर जब एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीज तो होगा, बट एट विच रेट? एट इंक्रीजिंग रेट। ये ध्यान से समझना, किस रेट से होगा? इंक्रीजिंग रेट से होगा। सर आप कैसे बता सकते हो कि इसे इंक्रीजिंग रेट से है? तो ये देखिए, यहां मैंने इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों इंक्रीजिंग रेट। देखिए टीपी या इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? 5 से 11, 11 से 18, 18 से 26, पर क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है? देखो 5 से 11 मतलब कितने रेट से बढ़ा? 6। फिर कितने से बढ़ा? 7। फिर कितने से बढ़ा? 8। मतलब बढ़ तो रहा है, पर क्या रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना? तो इंक्रीजिंग रेट बढ़ा क्योंकि एमपी इनिशियली क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, राइट? अब इस डायग्राम को मैंने डायग्रामेटिकली कैसे बताया? तो जब एमपी इंक्रीज होता है तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा, एमपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्या चीज क्लियर? फिर सर ये पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट एमपी का। इसके बाद देखो एमपी डिक्लाइन हो रहा है, रेड वाली लाइन दिख रही है आपको? एमपी देखो डिक्लाइन हो रहा है। तो अब जब एमपी डिक्लाइन होता है तो टीपी इंक्रीज तो होगा, बट एट विच रेट? डिमिनिशिंग रेट से, है ना? क्योंकि सर एमपी जरूर डिक्लाइन है पर एमपी पॉजिटिव है। ये देखिए, ये जो मैंने यहां समझाया था, इसको अगर ध्यान से देखो तो सर एमपी डिक्लाइन हो रहा है। देखो एमपी 6 से 2 आ गया, पर टीपी देखो 26 से 32, 32 से 34, मतलब क्या? टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट क्या रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं कि एमपी इंक्रीज तो होगा, बट क्या रेट से होगा? डिमिनिशिंग रेट से। और इसी को मैंने यहां किया, ये लाइन इस तरह से बनेगी। ये बताता है कि टीपी रेट इंक्रीज होगा, बट क्या रेट से होगा? डिमिनिशिंग रेट से। फिर जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा, एमपी जब जीरो हो जाएगा, तो टीपी कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट। ये सर इससे ज्यादा टीपी पहुंच नहीं सकता। तो सर ये जो पॉइंट है, ये टीपी का कौन सा पॉइंट हुआ? मैक्सिमम पॉइंट। इससे ज्यादा टीपी अब नहीं बढ़ सकता। क्या चीज क्लियर? और इसके बाद जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी क्या हो जाएगा? अब टीपी विल स्टार्ट फॉलिंग। तो सर ये पॉइंट देखिए आप, क्या ये पॉइंट समझ आया? राइट? ओके चलिए, तो लास्ट पॉइंट यही था कि जब एमपी नेगेटिव होता है, जब एमपी क्या होता है? नेगेटिव, तब टीपी क्या होता है? टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये वो स्टेज की मैं बात कर रहा था। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सर इनिशियली हमारा एमपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो टीपी इंक्रीज तो होगा, बट एट विच रेट? इंक्रीजिंग रेट। फिर एमपी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। वो कब होता है? जनरली आफ्टर द आइडियल रेशियो। तो आफ्टर आइडियल रेशियो एमपी फॉल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका टीपी क्या होगा? इंक्रीज तो होगा, बट एट विच रेट? डिमिनिशिंग रेट। फिर याद करो, एमपी जब जीरो पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट एस मैंने मार्क किया हुआ है, ये एमपी जहां जीरो होता है, तो यहां टीपी कहां पहुंच जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। मैक्सिमम पॉइंट पे। और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी विल स्टार्ट्स व्हाट? फॉलिंग। क्या ये चीज क्लियर है? और इसी के साथ हमने एमपी और टीपी का रिलेशन अच्छे से कर लिया, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लिया, एमपी और टीपी का पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि सर ये जो लॉ है हमने जो पढ़ा है, इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो पहला अजम्पशन ये है कि रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। इट इज नॉट कैन बी चेंज्ड, इट इज कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब क्या? कि सर आपने अपने ने क्या रेशियो में डाला था? कि सर हमारा जो आइडियल रेशियो था वो क्या था? याद है मेरे एग्जांपल में, टेक्सटाइल वाले में? 4:1। 4:1 मतलब सर एक मशीन में 4 लेबर जब तक नहीं आते तब तक हम लोग स्पेशलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते, तब तक हम स्पेशलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो वो मेरा आइडियल रेशियो है और वो हमारा चेंज होने वाला नहीं है। सेकंड क्या है कि सर आपकी जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज नहीं होगी, राइट? तो टेक्नोलॉजी भी हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। और तीसरा कि वेरिएबल फैक्टर्स
आर होमोजीनियस एंड आर इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब क्या कि जितनी बार मैं लेबर को मशीन के साथ कंबाइन कर रहा हूं, जितनी बार मैं लेबर यूज कर रहा हूं, वो सभी लेबर्स इक्वली एफिशिएंट है। मतलब पहला लेबर इंजीनियर है तो दूसरा लेबर भी इंजीनियर होगा, राइट। तो ये तीन अजम्पशंस है कि सारे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है वो सभी इक्वली एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। और तीसरा कि सर जिस रेशियो में मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया है, दैट इज वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को, वो कांस्टेंट है। क्या चीज क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, दैट इज एपी और एमपी। चलिए अब हम जब एपी और एमपी को समझना है तो उसके पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा एवरेज और मार्जिनल का। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये प्रोडक्शन में नहीं कॉस्ट में भी काम आता है। अब एवरेज और मार्जिनल इन दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एवरेज है ये कब तक बढ़ता है? जब तक आपका मार्जिनल आपके एवरेज से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपके दो सब्जेक्ट मिला के आपका एवरेज परसेंटेज आ रहा है 80%। कितना आ रहा है? 80%। और तीसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो तुम मुझे बताओ कि मेरे इकोनॉमिक्स में कितने आने चाहिए कि मेरा जो एवरेज परसेंटेज है वो बढ़ जाए? क्या 80 से कम? बिल्कुल नहीं। 80 नहीं, 80 आ गया तो परसेंटेज 80 हो जाएगा। ऑब्वियसली मार्जिनल को एवरेज से ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब मार्जिनल मतलब हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स, तो यहाँ इकोनॉमिक्स मार्क्स कम से कम 80 से ज्यादा, लेट्स से 83 आए, तो 83 होगा तब जाके एवरेज 80 से कितना हो जाएगा? 81। समझ आया? नेक्स्ट अगर लेट्स से मैथ्स है, तो अब मैथ्स में एवरेज को बढ़ाना है, तो अब हमारा एवरेज कितना है? 81। तो मैथ्स में कम से कम 81 से ज्यादा, लेट्स से 84 आया, लेट्स से 85 आया, तो जाके मेरा एवरेज कितना हो जाएगा? 82। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि सर एवरेज तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो। और एवरेज कब कांस्टेंट होगा? एवरेज कब कांस्टेंट होगा? जब आपका मार्जिनल आपके एवरेज से इक्वल हो। तो जब आपका मार्जिनल आपके एवरेज से इक्वल होगा, ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि सर आपका एवरेज क्या होने वाला है? कांस्टेंट। कि भाई हमारा एवरेज 80 है, अब हर बार 80 आएंगे तो एवरेज भी कितना ही होगा? 80 ही होगा। तो सर आखिरी चीज है कि एवरेज कब घटेगा? तो ऑब्वियसली सर अब तो इजी हो गया कि जब मार्जिनल एवरेज से क्या हो जाता है? कम, राइट। तो कॉन्सेप्ट सीखा कि सर एवरेज कब बढ़ता है, कब घटता है। एवरेज कब बढ़ेगा? एवरेज तब बढ़ता है जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा हो। दूसरा, एवरेज कब कांस्टेंट होता है? जब मार्जिनल और एवरेज दोनों सेम। और एवरेज कब घटता है? जब मार्जिनल एवरेज से कम हो। अब एक और चीज ध्यान रखना, देखिए एवरेज मार्जिनल 80 से 83 आया, फिर 83 से 85 आया, मतलब पहले 3 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, पर एवरेज बढ़ा, पर क्या उसी रेट से बढ़ा? नहीं। जिस पेस से मार्जिनल बढ़ता है उसी पेस से एवरेज नहीं बढ़ता है। देखो ये 1 से ही बढ़ा, ये भी 1 से ही बढ़ा, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब यह है कि मार्जिनल जिस रेट से बढ़ेगा उस रेट से एवरेज नहीं बढ़ेगा। वैसे ही जिस रेट से मार्जिनल गिरेगा उसी रेट से एवरेज भी नहीं गिरेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट में, राइट, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट में अगर मेरे मार्क्स 80 हो जाता है, मतलब कितना घटा? -5, तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा? 81। तो घटा कितना? -1। इसका मतलब क्या कि सर मार्जिनल जब एवरेज से कम होता है, मार्जिनल जब एवरेज से कम होता है तो एवरेज घटेगा, पर उस फास्ट रेट से नहीं घटेगा जिस फास्ट रेट से मार्जिनल घटा है। क्या ये चीज क्लियर? राइट। तो अब इसको हम लोग एपी और एमपी के रिलेशन के थ्रू पढ़ते हैं। एपी और एमपी के रिलेशन के थ्रू हमें कैसे समझ आएगा कि, तो चलिए अब उसको समझते हैं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और मुझे मार्जिनल का पता है कि मार्जिनल इनिशियली इंक्रीज होता है और फिर मार्जिनल क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये मैंने एमपी का बनाया। अब एवरेज की बात करें तो एवरेज के लिए मैं ब्लू लाइन ले लेता हूं। देखिए मार्जिनल इनिशियली क्या हो रहा है सर? राइज हो रहा है। सर इनिशियली एमपी इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी इंक्रीज होगा। क्यों? कि सर इसलिए हम बोलते हैं कि इनिशियली एपी भी इंक्रीज होगा बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन
एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल क्यों बढ़ रहा है वो तो हमें पता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। पर मार्जिनल बढ़ने की वजह से एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, पॉइंट ए तक। तो यहां भी मैंने वही बताया कि सर ये जो मार्जिनल की लाइन है, ये मार्जिनल की लाइन यहां तक, और इसके वक्त एवरेज की लाइन भी ये। क्या चीज क्लियर ना? कैन आई से एट पॉइंट ए मार्जिनल और एवरेज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम। तो ऐसी सिचुएशन में एपी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब एपी कांस्टेंट होगा, जब मार्जिनल एपी से इक्वल हो। तो ये मेरा पॉइंट ए के टाइम। और उसके बाद देखो एमपी फॉल हो रहा है और एवरेज से कम है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। सर एवरेज डिक्लाइन क्यों होगा, एवरेज इसलिए डिक्लाइन होगा बिकॉज, मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियली हमारा एमपी ज्यादा होगा, सॉरी, इनिशियली हमारा एपी ज्यादा होगा क्योंकि एमपी इज ग्रेटर देन एपी। फिर एपी जो है वो एट पॉइंट ए कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एमपी इज इक्वल्स टू एपी। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब एपी क्या होने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा आफ्टर पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ एमपी एपी से कम हो जाता है। क्या चीज क्लियर हुआ? आई थिंक उधर कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ आपको वापस मैंने करवा दिया। तो एमपी और एपी का हमने पढ़ा, तो यही लिखा देखो, तो यहाँ पर वही लिखा मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है कि सर AP विल इंक्रीज सो लॉन्ग एज MP इज ग्रेटर देन AP, राइट। ये कब होता है, टिल पॉइंट A। AP डिक्रीजेस व्हेन MP इज लेस देन AP। सर ये पॉइंट देखिए, AP डिक्रीज होता है, राइट, इट हैपेंस आफ्टर पॉइंट A। AP टच AP इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन AP इज इक्वल्स टू MP। सर ये वाला पॉइंट है जहां AP भी मैक्सिमम हो जाता है, राइट। क्या चीज क्लियर? नाउ एमपी कभी भी जीरो और नेगेटिव हो सकता है पर एपी नहीं हो सकता, बिकॉज एमपी बहुत फास्ट रेट से फॉल होता है, एपी उतना फास्ट रेट से फॉल नहीं होता। चलिए अब हम आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वो है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और क्या कारणों से आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो हमने बहुत सारी बातें की कि सर इनिशियली एमपी इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर एमपी डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। पर क्यों होता है, क्या कारणों से होता है, उस कॉजेस को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कारणों से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। तो पहला कारण क्या लिखा इन्होंने, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ये क्या कहता है कि सर इनिशियल स्टेजेस में फिक्स फैक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। हमें पता है कि जब तक मेरे एग्जांपल में वो मशीन में 4 लेबर जब तक नहीं आ जाते, वो मेरे टेक्सटाइल वाली मशीन में, तब तक वो फिक्स फैक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। और उसके फुलर यूटिलाइजेशन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, वेरिएबल फैक्टर। और इसीलिए जितना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर निकालेंगे उतना ज्यादा टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा, राइट। तो क्या लिखा कि सर इनिशियली जो है आपका फिक्स फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। इनिशियली आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। तो जितना ज्यादा आप वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करोगे किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, उतना ज्यादा आपका टोटल आउटपुट क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। क्या ये चीज क्लियर, राइट। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि सर डिविजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। याद है मैंने कहा था कि सर प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन हो रहा है। वो 4 काम जब 4 अलग जन करते हैं तो हर एक काम में स्पेशलाइजेशन बढ़ता है। तो यही कह रहा है कि सर जब हम लोग प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, मतलब लेबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोसेस। जैसे मेरे एग्जांपल में उस मशीन में जब 4 काम करना था, क्या था 4 काम, 4 काम था प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करना, स्टिचिंग करना, कटिंग करना और कलर लगाना। अब हर एक काम के लिए मैंने अगर एक बंदे को हायर कर लिया और उसको किस हिसाब से डिवाइड किया मैंने, प्रोसेस बेस्ड, हर एक के काम के बेसिस पे। तो ऐसी सिचुएशन में किसकी स्कोप होती है, स्पेशलाइजेशन की, और जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है और एमपी जो है वो हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्या चीज क्लियर, क्योंकि सर लेबर को हमने कैसे डिवाइड किया है,
प्रोसेस बेस्ड, और प्रोसेस बेस्ड जब आप करते हो तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी, राइट। तो यही ऊपर देखो, ऊपर वाला पॉइंट कैसे याद करने का कि सर इनिशियली फिक्स फैक्टर कैसा है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, तो जितना वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करेंगे उतना टोटल आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे को मैंने कहा कि सर लेबर को हमें डिवाइड करना है प्रोसेस बेस्ड, तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि इनिशियली फिक्स फैक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितना वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, उतना अच्छा इनके बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन रहेगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गाइस तो क्लियर हुआ, ये 3 पॉइंट मैंने कराए। पहला पॉइंट क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर नहीं हुआ था। सेकंड था डिवीजन बेस्ड लेबर, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग प्रोसेस बेस्ड कर रहे हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है। और तीसरा क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। आई अज्यूम ये क्लियर है, राइट। अब वही हम देखते हैं कि क्या कारणों से डिवीजन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, कि क्यों एमपीएफ डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या कारणों से होता है। तो पहला लिखा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो पहला कारण है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर का मतलब यह है कि सर इनिशियली क्या होता है, आपका फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता, पर यहां आपका फिक्स फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है जब हम वेरिएबल फैक्टर ज्यादा से ज्यादा कंबाइन करते हैं किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ। तो एक इनिशियल स्टेज में जब तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो तब तक एफिशिएंसी बढ़ती है, पर उसके बाद जब वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करेंगे तो ऊपर वाला फिक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, ओवर यूटिलाइज, और ओवर यूटिलाइज होने की वजह से उसका क्या निकलने आ जाएगा, वेर एंड टेयर, और वेर एंड टेयर होने की वजह से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर शुरू हो जाता है। क्या चीज क्लियर, बहुत सिंपल है गाइस। एक बार अब क्या हो गया कि जितना ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर से कंबाइन करेंगे, एक ऐसा स्टेज भी आ जाएगा जब आपका फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो गया। ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से उसका क्या हो जाता है, वेर एंड टेयर, और वेर एंड टेयर की वजह से एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम, और एफिशिएंसी कम होने की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर शुरू हो जाता है। गाइस क्लियर, इस चार्ट के थ्रू समझिए, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा कंटेंट। नेक्स्ट क्या है, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सर इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दो टाइप के फैक्टर हैं सर, एक है वेरिएबल फैक्टर और एक है फिक्स फैक्टर। क्या इन दो फैक्टर को एक दूसरे के साथ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या वेरिएबल फैक्टर के बदले आप फिक्स फैक्टर को यूज करना, या फिक्स फैक्टर के बदले वेरिएबल फैक्टर हो सकता है। अच्छा सर ये क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि याद करो शॉर्ट रन में हमारा फिक्स फैक्टर जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुका है, अब हम नया फिक्स फैक्टर ला नहीं सकते, तो क्या उसके बदले आप वेरिएबल फैक्टर्स को रिप्लेस करोगे तो काम हो जाएगा। मेरे एग्जांपल में जो टेक्सटाइल में खाली लेबर लगाने से क्या कपड़ा बन जाएगा, क्या वो एफिशिएंसी के साथ बनेगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सर ये जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर है वो क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि आप लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकते अगेंस्ट व्हाट, योर कैपिटल, जिसको मैं बोलता हूं फिक्स्ड फैक्टर को। तो लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है, तो आप वेरिएबल फैक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते आपके फिक्स फैक्टर के साथ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक दूसरे से रिप्लेस करना। और आखिरी पॉइंट क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन। सर इनिशियली अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का, पर एक लेवल के बाद क्या हो जाता है कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा हो जाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन, और जिसकी वजह से किसकी शुरुआत हो जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या चीज क्लियर, जितना एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर करेंगे एक टाइम के बाद दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पुअर कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो जाता है। तो गाइस तीन कारण क्या है, तो कैसे याद करेंगे, तो एक सिंपल सा रीजन कैसे करते हैं, तो यहां मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और यहां मैंने लिख दिया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कारण से होता है, पहला क्या है कि सर फुलर यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, किसका, ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। और यहां क्या लिखोगे कि सर फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी मतलब क्या होता है कि फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब फिक्स फैक्टर में वेर एंड टेयर हो रहा है। दूसरा यहां क्या लिखोगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सो गुड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, किसके बीच में, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। और यहां क्या लिखोगे, पुअर कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन है, किसके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन है,
वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि सर यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, क्योंकि सर यहाँ क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जिससे क्या होता है, एंड स्पेशलाइजेशन। और यहाँ क्या लिखोगे कि सर ये दोनों अब जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट। क्या ये चीज क्लियर? और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर जो है आई एज्यूम अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड तब तक के लिए थैंक यू।